नमस्कार, आप देख रहे हैं शाम 7 बजे की खबरें। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दूसरे दौर की वोटिंग के लिए थमा प्रचार। असम की 61 और पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर सोमवार को मतदान। बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी में कड़ा मुकाबला। जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जाएगा एनआईटी श्रीनगर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने खारिज की मांग। छात्रों के समर्थन में कई जगहों पर प्रदर्शन। मनरेगा के लिए केंद्र ने जारी किए 12,230 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद फैसला, सूखा पीड़ित राज्यों को मिलेगी मदद। प्रवर्तन निदेशालय के सामने फिर पेश नहीं हुए विजय माल्या। मई तक मांगा समय, जारी हो सकता है गिरफ्तारी वारंट। और पनामा मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जताया खेद। अल सल्वाडोर में मोसाक फोसेंका पर छापा, कंप्यूटर और दस्तावेज जब्त। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। असम में दूसरे और आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब नेता घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल में भी पहले चरण के दूसरे दौर का जो प्रचार है वो उसका शोर बंद हो गया है। दोनों राज्यों में सोमवार को मतदान होना है। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के उम्मीदवारों के लिए शनिवार प्रचार का आखिरी दिन था। 11 अप्रैल यानी सोमवार को राज्य की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सीटों पर कुल 523 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 477 पुरुष और 48 महिला उम्मीदवार हैं। दूसरे दौर में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता 12,698 पोलिंग बूथों पर मतदान करेंगे। इस दौर में गुवाहाटी, नगांव और मोरीगांव समेत निचले और मध्य असम के इलाकों में मतदान होना है। कोकराझार में भी इसी दौर में मतदान होना है। सत्तारूढ़ कांग्रेस 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी 35 और इसकी सहयोगी एजीपी 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी के साथ किस्मत आजमा रही बीपीएफ 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एआईयूडीएफ 47 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव आयोग ने इन इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पहले चरण के तहत असम की 65 सीटों के लिए 4 अप्रैल को वोट डाले गए थे। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी पहले दौर के दूसरे हिस्से के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। यहां सोमवार को 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौर में 70 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इनके लिए करीब 8,500 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस दौर में पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 13 सीटें, बांकुरा जिले की 9 सीटें, बर्दवान जिले की 9 सीटें शामिल हैं। इन सीटों के लिए कुल 163 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 21 महिलाएं भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में पूरा जोर लगाया। असम में होजाई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमलावर वो दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में असम की हालत बदतर हुई है। राजनाथ सिंह ने मौजूदा कांग्रेस सरकार से कामकाज का हिसाब भी मांगा। उन्होंने कहा कि लंबा मौका मिलने के बावजूद कांग्रेस असम में बुनियादी सुविधा बहाल करने में नाकाम रही है। उन्होंने जनता से कई वादे भी किए। जिस समय भारत आजाद हुआ था, दूसरे दौर की चुनावी तैयारियों पर हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने असम के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी नितिन खरे से खास बातचीत की। नितिन जी, पहले चरण के मतदान से पहले हमने देखा कि जो कैंपेनिंग थी काफ़ी पीसफुल रही, कोई बड़ी घटना नहीं आई सामने। इस बार सेकंड फेज में भी क्या इसी तरह की रिपोर्ट्स हैं? हमें उम्मीद है कि सेकंड फेज का भी वोटिंग शांततापूर्ण तरीके से होगा। अब तक सेकंड फेज के इलेक्शनरिंग में कोई खास अनटोवर्ड घटना नहीं हुई है। किस तरह की इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के लिहाज से? जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वहाँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, एमएचए की तरफ से
जो डायरेक्शन वहाँ की जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उनको दिए गए हैं कि उस बॉर्डर को सील किया जाए, और जो बाकी जो इंतज़ामात है वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ यहाँ कर रही है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सफिशिएंट नंबर में फोर्सेस अवेलेबल कराए हैं और उन फोर्सेस का इस्तेमाल एरिया डोमिनेशन, वल्नरेबल लोकेशंस के लोगों को कॉन्फिडेंस देना, इन सब चीज़ों के लिए किया जा रहा है। और इलेक्शन डे पे भी इनको पूरी तरह से तैनात किया जाएगा। किस तरह की उम्मीद है इलेक्शन कमीशन को दूसरे चरण के मतदान के लिए? इलेक्शन कमीशन ने और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स ने, उनके सारी मशीनरी ने बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को अवेयर कराया है उनके वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने के लिए। उसके कारण हमें उम्मीद है कि मतदाता इस बार भी अच्छे नंबर में वोटिंग का अपना राइट बजाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आसाम के एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नितिन खरे, जो उम्मीद जता रहे थे कि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी मतदाता बड़ी संख्या में बाहर आएंगे। कैमरा पर्सन विवेक मतवाल के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, गुवाहाटी। और फिलहाल हम रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां के वर्धमान से हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। प्रणव, पहले चरण का जो ये दूसरा दौर है, इसकी जो 31 सीटें हैं, कितनी महत्वपूर्ण है वो सियासी लहजे से? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है और 2011 से पहले यहाँ पर तस्वीर एकदम अलग थी। अगर हम सियासी तस्वीर की बात करें, 2011 से पहले ये लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था और ये जो 3 जिले हैं जिनके भीतर ये 31 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं, यहाँ पर लेफ्ट ने अभूतपूर्व सफलता हासिल करती रही। लेकिन 2011 में तस्वीर पलट गई। 2011 में इन 31 सीटों में से 18 में टीएमसी को जीत हासिल हुई, 3 में कांग्रेस जीती, क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी एक साथ चुनाव लड़ रही थी। इसलिए इस पूरे इलाके में दोबारा से लेफ्ट को अपना वही दबदबा, वही प्रभाव दोबारा से हासिल करने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और ये चुनौती टीएमसी के लिए भी है, क्योंकि टीएमसी को भी इस बार पहली बार लेफ्ट और कांग्रेस क्योंकि साथ में है, तो फिर उन्हें भी एक तो एंटी इनकम्बेंसी और दूसरा लेफ्ट और कांग्रेस का साथ आना, इससे एक कड़ी परीक्षा होगी टीएमसी के लिए भी। अगर हम मुद्दों की बात करें, ये पूरा जो क्षेत्र है ये धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बंगाल में जो चावल का, जो धान का जो उत्पादन है वो इस पूरे क्षेत्र में होता है। इसके बावजूद भी पिछले कुछ सालों में सिंचाई व्यवस्था की बदहाल स्थिति की वजह से यहाँ पर उत्पादन घटा है। साथ ही किसानों को जो एक तरह से कहा जाए कि मानसून की अनिश्चितता जो है उसकी वजह से फसलों का नुकसान हुआ है, उनको फसलों की कीमत नहीं मिल पा रही है। ये मुद्दे किसानों की तरफ से, क्योंकि अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है खेती इस पूरे क्षेत्र में, वो एक बहुत चिंता के विषय है। साथ ही जो रोजगार है, जो उद्योग धंधे जो ठप हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते, वो मुद्दा है जो विपक्षी दल उठा रहे हैं, जो आम जनता उठा रही है। टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती है, लेफ्ट और कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला है। बीजेपी एक बार फिर इस क्षेत्र में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुख्य तौर पर लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी के बीच ही सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है। जी हाँ, और आपने मुद्दों की बात करी, वर्धमान जिले की आपने जिक्र किया, लेकिन जो मेदिनीपुर है, बांकुड़ा है, वहां पर क्या हाल है? वहां पर किस तरह के मुद्दे आपने देखे? देखिए, जो वेस्ट मिदनापुर की जो बची हुई सीटें हैं, क्योंकि उसमें जो पहले दौर का जो पार्ट 1 था वहां पर कुछ सीटों पे चुनाव हुए। बांकुड़ा की भी 3 सीटों पर पहले चुनाव हो चुके। बचे वो क्षेत्र थे जो कि माओवाद पीड़ित इलाके थे। बाकी जो क्षेत्र है वहां पर मूल रूप से विकास का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ ऐसे इलाके वेस्ट मिदनापुर और बांकुड़ा के जहां पर लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है, उसको लेकर भी कुछ शिकायतें हैं लोगों को। हालांकि सरकार, टीएमसी जो सत्तारूढ़ दल है, उनका यह दावा है कि उन्होंने कई ऐसी योजनाएं शुरू की, चाहे वो कन्याश्री योजना हो या फिर युवश्री योजना हो। इस तरह की योजनाएं हैं जिसमें कि जो छात्रा हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको स्कॉलरशिप देना, या फिर अपने खुद के व्यवसाय के लिए उनको एक तरह से राज्य की तरफ से वित्तीय सहायता देना, जो छात्राओं को साइकिल, जो छात्र उनको साइकिलें देना। इस तरह के बहुत सारे स्कीम्स है जो लागू किए गए। विपक्ष का आरोप है कि ये स्कीम सिर्फ कागजी है, ये जमीनी स्तर पर इनसे लोगों को लाभ नहीं मिला। बिल्कुल, और ये इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में जनता को फिलहाल फैसला करना है कि वो किस पर भरोसा जताती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव इस तमाम जानकारी के लिए।
बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिला। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले दौर में ओवर पोलिंग से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी ने बाकी बचे दौर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। बीजेपी ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि वो आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। कोई भी जो सरकारी अधिकारी है, अगर वो पूरी तरह से उसके बारे में सच्चाई और परसेप्शन दोनों हो कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा है, तो निश्चित तौर से स्वतंत्र और भयमुक्त और माहौल में चुनाव में बाधा पड़ती है। और बात तमिलनाडु की करेंगे। यहाँ जीके वासन की अगुवाई वाली तमिल मनीला कांग्रेस डीएमडीके पीपल्स वेलफेयर फ्रंट में शामिल हो गई है। गठबंधन में शामिल सभी दलों के बीच सीट बंटवारे पर समझौता भी हो गया है। इसके तहत डीएमडीके 104 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एमडीएमके 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। तमिल मनीला कांग्रेस को 26 सीटें मिली हैं। वहीं वीसीके, सीपीएम और सीपीआई 25-25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। डीएमडीके नेता विजयकांत गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা चलो विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। श्रीनगर एनआईटी में तनाव कायम है। गैर कश्मीरी छात्रों ने राज्य सरकार के साथ हुई बैठक में अपनी मांगें रखी। उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने उनकी समस्याएं सुलझाने का भरोसा दिया और सोमवार से संस्थान में हालात सामान्य होने की उम्मीद भी जताई। लेकिन एचआरडी मिनिस्ट्री ने एनआईटी को बाहर शिफ्ट करने की मांग खारिज कर दी है। श्रीनगर एनआईटी में गैर कश्मीरी छात्रों के समर्थन में देश के कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। लोग छात्रों को पूरी सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं और उन पर लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। छात्रों के समर्थन में शनिवार को छात्रों का दल दिल्ली से तिरंगा यात्रा लेकर श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। तो हम उनको बताना चाहते हैं वो अकेले नहीं है, देश भर का युवा उनके साथ है। हम यहाँ से तिरंगा लेके देश भर के युवा उनके पास जा रहे हैं। हम उनको तिरंगा देंगे और वापस आ जाएंगे। इस बीच शुक्रवार रात गैर कश्मीरी छात्रों की जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, शिक्षा मंत्री नईम अख्तर, एचआरडी की टीम और संस्थान के निदेशक के साथ मुलाकात हुई। हालांकि छात्रों की एनआईटी शिफ्ट करने की मांग को खारिज कर दिया गया, लेकिन छात्रों की सुरक्षा, आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई और शिक्षण से जुड़े दूसरे मुद्दों को सुलझाने का भरोसा दिलाया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे और एक ईमेल बनाई जाएगी। ईमेल के ऊपर और वो चेयरमैन जो हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, वो उसकी उनकी ईमेल होगी। उस पर बच्चे जो हैं वो जो भी ग्रीवेंस है, जो भी कंप्लेंट डालेंगे, उनको जो है कंप्लेंट्स को देखा जाएगा। पहली बार जो एचआरडी मिनिस्टर साहिबा ने इस बारे में वहाँ की चीफ मिनिस्टर से भी जानकारी ली है और जो भी इसमें न्याय होगा वो न्याय मिलना चाहिए। इसमें किसी तरह का राजनीतिक हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है और हम भी जो है वो पूरी तरह से, हमारी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है वो भी पूरी तरह से इस मामले को देख रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बनाई है। 31 मार्च को भारत वेस्टइंडीज के मैच के बाद श्रीनगर एनआईटी में कश्मीर और दूसरे राज्यों के छात्रों के बीच झड़प हो गई थी। मंगलवार को विरोध कर रहे गैर कश्मीरी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद से ही संस्थान में तनाव का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर श्रीनगर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा राज्य के आला अधिकारी शामिल हुए। इसमें राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। इसमें एनआईटी का मुद्दा भी उठा, लेकिन इसे ज़्यादा तूल न देने और मामले को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से और जल्द सुलझा लेने की बात भी कही गई है। लॉ एंड ऑर्डर पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम टीम वर्क कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट किया गया और इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे लोगों को, आवाम को मुश्किलात ना। एनआईटी का मसला भी बच्चों का झगड़ा है, उसको ज़्यादा कोई इसमें तूल नहीं देना चाहिए।
और विजय माल्या का इंतजार कर रहे प्रवर्तन निदेशालय को आज फिर निराशा हाथ लगी। तीसरे समन के जवाब में माल्या तो नहीं आए, उल्टा मई तक समय मांगने की उनका जो नया अनुरोध है वो जरूर पहुंच गया है। माल्या अभी देश से बाहर हैं और उन पर बैंकों का 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बकाया है। 9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला देते हुए मई तक का वक्त मांगा है। इससे पहले माल्या सुप्रीम कोर्ट में बैंकों की देनदारी से जुड़े मामले में भी गैर हाजिर रहे थे। बीजेपी का कहना है कि माल्या को कानून का पालन करना चाहिए। माल्या साहब और ईडी के बीच में है, लेकिन ये तो एक फैक्ट है कि माल्या साहब कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं और माल्या जी को कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि जो इम्प्रेशन बना है इस देश में कि वो एक भगोड़े की तरह छोड़कर चले गए हैं, उस इम्प्रेशन को सही करने का यही तरीका है कि वो लॉ फेस करें और बोल्डली फेस करें। माल्या को कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी की तरफ से 3 नोटिस दिए जा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय अब उन्हें छूट देने के बजाय दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है। किंगफिशर के पूर्व कर्मचारी सख्ती की मांग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सिलसिला चलते रहेगा जब तक कि विजय माल्या के ऊपर सरकार थोड़ा स्ट्रांग नहीं हो जाती। हजारों करोड़ों रुपया पब्लिक का रुपया लूटा है, उसने एम्प्लॉयज का सैलरी नहीं दी, हमारे जैसे लोगों को ऑलमोस्ट रास्ते पे लेके आया है। ऐसे आदमी को आप कौन सी दया दिखा रहे हैं और क्या संदेश ये सरकार जो है वो दे रही है जनता को। माल्या का हाल ही में पनामा लीक्स में भी नाम सामने आया है। वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट भी उनकी और उनके परिवार की तमाम संपत्ति के बारे में 21 अप्रैल तक जानकारी मांग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने पर बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस ने कहा है कि इस फैसले से भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की गंभीरता का पता चलता है। बीजेपी का कहना है उधर कि येदियुरप्पा के खिलाफ कोर्ट ने सभी मामले रद्द कर दिए हैं। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा को लेकर कांग्रेस बीजेपी से जवाब मांग रही है। कांग्रेस ने कहा कि येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, लेकिन बीजेपी अब भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन करने में लगी है। हम प्रधानमंत्री जी से यह मांग करना चाहते हैं कि अगर आप में रत्ती भर भी नैतिकता बची है तो इस मंत्री को तुरंत संघ से, मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उधर येदियुरप्पा का बचाव करने खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सामने आए। येदियुरप्पा जी के सामने जितने भी मामले दर्ज थे, एक छोड़कर, जो क्रिमिनल केस नहीं है, एक छोड़कर सारे मामले हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए और कहा है कि पॉलिटिकल मामले थे। हाईकोर्ट ने बीते दिनों येदियुरप्पा के खिलाफ मामला चलाने की राज्यपाल की मंजूरी खारिज कर दी थी। लोकायुक्त कोर्ट ने भी उनके खिलाफ 4 एफआईआर रद्द कर दी हैं। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं, जिसे कर्नाटक में प्रभावशाली माना जाता है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे केंद्रीय मंत्री वाईएस चौधरी को बर्खास्त करने की मांग की है। चौधरी पर मॉरिशस कमर्शियल बैंक घोटाले में शामिल होने का आरोप है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री से पूरे मामले में हस्तक्षेप की बात कही है। शुक्रवार को हैदराबाद की एक अदालत ने चौधरी को 26 अप्रैल तक गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए अपने हिस्से की रकम जारी कर दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज 12,230 करोड़ रुपए जारी किए। इसका उपयोग बकाया मजदूरी चुकाने और नई मजदूरी का पैसा देने में होगा। अधिकारियों के मुताबिक पहली बार मनरेगा में एक साथ इतनी बड़ी रकम जारी की गई है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार मनरेगा के लिए पर्याप्त रकम जारी नहीं कर रही है। कोर्ट ने सूखा पीड़ित राज्यों में योजना के तहत हुए खर्च का ब्यौरा भी मांगा था। कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में सूखे और पानी की किल्लत है और कर्नाटक के कई इलाकों में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और मजबूरी में गांव घर छोड़कर जा रहे हैं। सूखे हैंडपंप, प्यासी नहरें और खाली पड़े जलाशय, ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के बेल्लारी और गुलबर्गा की, जहां लोग इस समय भीषण सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में काफी दिक्कत हो रही है। लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि पानी के लिए 10 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। 3 किलोमीटर दूर से वाटर हाउस
पानी नहीं पीने का, पानी नहीं आता। 1 महीने को 2 टाइम छोड़ता हूँ। इंसानों के साथ ही मवेशियों को भी पानी नहीं मिल रहा है। इसके चलते ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। लोगों का कहना है कि सूखे के चलते पहले फसल चौपट हो गई और अब पानी की कमी की वजह से वो अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। इसी में हमारे गांव के अंदर पानी तो नहीं मिल रहा। जानवर को लाना रहे तो कड़वी अगर लाना रहे तो भी कहाँ भी नहीं मिल रहा हमारे को। और जानवर कैसा पालेंगे हम, कैसा इंसान बचे नहीं गए हम, और हम कैसा करेंगे हमको तो मालूम नहीं गिर रहा है। बम्बई पुणे ऐसा कहाँ पेड़ भरते वहाँ जा रहे हैं। महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश इलाका भीषण सूखे की मार झेल रहे हैं। लातूर, परभणी, अकोला और बीड़ जिले में ज्यादातर डैम सूख चुके हैं। टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई हो रही है। धार्मिक नगरी नासिक में गोदावरी नदी में नाम मात्र पानी बचा है। रामकुंड पूरा सूख चुका है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। रामकुंड में पानी नहीं है, बहुत अफसोस हो रहा है। इधर आके हम लोग अस्थि जो है वो इधर एक डबके में जाके डुबा है। हमको नहीं मिल रहा, हमको इधर शांति नहीं मिल रहा है। हम लोग सूखे की मार सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक तक ही नहीं है। बुंदेलखंड इलाके के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना समेत 9 राज्य सूखे की चपेट में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अगले हफ्ते से दिल्ली में ऑड इवन योजना को फिर से लागू करने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि राजधानी में ऑड इवन का दूसरा फेज 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 दिन चलेगा। इसमें उन सभी लोगों को इस बार भी छूट होगी जिन्हें पिछली बार इससे अलग रखा गया था। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, जज, महिलाएं, आपातकालीन वाहन भी शामिल हैं। ऑड इवन नियम के दौरान ऑड तारीख पर ऑड नंबर और इवन तारीख पर इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। रविवार को ये नियम लागू नहीं होगा। पिछली बार की तरह इस बार भी सुबह 8 से रात 8 बजे तक ये नियम लागू होगा। नियम तोड़ने वालों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। लेकिन ये छोटा एक सेगमेंट है जिसको थोड़ी तकलीफ होगी। हमने ये देखा कि 15 तारीख से 30 तारीख के बीच में केवल 9 वर्किंग डेज हैं, तो जिसको भी दिक्कत होगी 4 या 5 दिन उनको दिक्कत होगी। और लेकिन ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, पूरे दिल्ली के लोगों के लिए कर रहे हैं, पॉपुलर डिमांड के ऊपर कर रहे हैं। तो सब लोगों को मिलके इसका वो करना पड़ेगा। उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की मिसाइल के इंजन का सफल परीक्षण किया है। उसका दावा है कि यह मिसाइल अमेरिका तक हथियार दाग सकती है। उत्तर कोरिया ने शनिवार को अंतर महाद्वीपीय मिसाइल के इंजन का सफल परीक्षण करने का दावा किया है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक नए इंजन की बदौलत अमेरिका तक परमाणु मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये परीक्षण राजधानी प्योंगयांग के मिसाइल स्टेशन में किया गया। 경의하는 김정은 동지께서 서해위성 발사장을 찾으시어 대형의 대륙간 탄도 로켓 대출력 발동기 지상 분출 시험을 지도하셨습니다। इधर बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका का साझा सैन्य अभ्यास जारी है। दोनों सेनाओं ने एक असैन्य क्षेत्र में शुक्रवार को युद्ध अभ्यास किया। Our mission over here is to deter North Korean aggression, partner with our South Korean allies across multiple formations, and then help sustain our alliance here on the peninsula. कोरियाई प्रायद्वीप में हाल ही के महीनों में तेजी से तनाव बढ़ा है। पहले उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया। इसके बाद उसने रॉकेट लॉन्च कर पड़ोसी देशों में खलबली मचा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पनामा में दर्ज कंपनी से फायदा मिलने के मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने खेद जताया है। वहीं अल सल्वाडोर में मोसाक फोंसेका कंपनी पर भी छापा पड़ा है। पनामा पेपर लीक के बाद आरोपों से घिरे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून शनिवार को मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने ऊपर लग रहे आरोपों के लिए खुद को जिम्मेदार माना। दरअसल लीक दस्तावेजों से यह सामने आया है कि कैमरून के पिता की पनामा की एक कंपनी में हिस्सेदारी थी। इसका पैसा डेविड कैमरून तक भी पहुंचा। I should have handled this better. I could have handled this better. I know there are lessons to learn and I will learn them. And don't blame number 10 Downing Street or nameless advisors, blame me.
and I will learn the lessons. I was very angry. वहीं अल सल्वाडोर में शुक्रवार को मोज़ाक फोंसेका के कार्यालय पर छापेमारी हुई। किसी को गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन कई दस्तावेज और 20 कंप्यूटर जब्त किए गए। कंपनी ने गुरुवार को नेम प्लेट हटा दी थी। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। कंपनी के कॉर्पोरेट वेबसाइट पर अल सल्वाडोर का कोई नाम नहीं है। También quiero hacer un llamado a las personas, a los abogados y a los bufetes jurídicos que pudieran haber estado prestando servicios a estas empresas que no vayan a cometer un error. पनामा ने कहा है कि वो फ्रांस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। फ्रांस ने पनामा को काले धन वाले देशों की सूची में डाल दिया है। पनामा के राष्ट्रपति ने कहा कि वो इस मुद्दे पर जल्द ही फ्रांस के राष्ट्रपति से बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब एक नजर देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरों पर। चुनाव आयोग ने विवादित विज्ञापनों के मामले में नया आदेश दिया है। आयोग ने असम और पश्चिम बंगाल में 10 और 11 अप्रैल को बिना मंजूरी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के दोरनापाल में शनिवार को 122 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 11 महिला नक्सली भी शामिल हैं। समर्पण करने वाले नक्सलियों में 9 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर आईपीएल के मैचों को महाराष्ट्र से कहीं और ले जाने पर 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आईपीएल मैच महाराष्ट्र से बाहर कराए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होने की बात कही। दिल्ली के स्कूलों में पढ़ा रहे गेस्ट शिक्षकों ने नियमित किए जाने की मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना था कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान गेस्ट टीचर्स को नियमित करने की बात कही थी, जो कि अब तक पूरी नहीं हुई। दिल्ली के मर्सिडीज कार हादसे में नाबालिग ड्राइवर के पिता मनोज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अग्रवाल को आईपीसी की धारा 109 और 304 के तहत गिरफ्तार किया है। शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। देश में बंदरगाहों के विकास से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने सागरमाला एपेक्स कमेटी की बैठक में ये बात कही। सागरमाला प्रोजेक्ट सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें बंदरगाहों का विकास और उन्हें जोड़ना शामिल है। गोवा घूमने जाने वाले पर्यटकों को 11 अप्रैल को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सोमवार को राज्य में 15,000 टैक्सी ऑपरेटर हड़ताल पर रहेंगे। टैक्सी एसोसिएशन रेंट अ कार और रेंट बाइक पर रोक लगाने की मांग कर रही है। स्वच्छ रेल अभियान के तहत कोंकण रेलवे ने भी यात्रियों के लिए सफाई कराने की सुविधा शुरू कर दी है। फिलहाल इस सेवा को कोंकण कन्या और मंदोवी एक्सप्रेस में ही लागू किया गया है। इसके लिए यात्रियों को क्लीन के साथ अपना पीएनआर नंबर लिखकर 58888 पर मैसेज करना होगा। ब्रिटेन के शाही दंपति प्रिंस विलियम्स और राजकुमारी केट मिडलटन रविवार को अपनी भारत यात्रा के लिए मुंबई पहुंचेंगे। यहाँ उनके लिए स्वागत समारोह का आयोजन भी किया गया है। मुंबई के बाद प्रिंस विलियम्स केट के साथ दिल्ली भी आएंगे। यहाँ प्रधानमंत्री की तरफ से उनके सम्मान में भोज देने का कार्यक्रम भी है। पेरिस में पिछले साल हुए आतंकी हमले के मुख्य आरोपी मोहम्मद अबरीनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेल्जियम पुलिस ने अबरीनी के साथ कुछ और संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। आशंका जताई जा रही है कि अबरीनी ब्रसेल्स हवाई अड्डे पर हुए हमले के बाद जारी सीसीटीवी फुटेज के संदिग्धों में से एक है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।